जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा साध्वी सतीश सैल। तो साध्वी सतीश सैल हाल ही में मिस इंडिया 2026 बनी है। यह इस प्रतियोगिता का 61वां संस्करण था और भुवनेश्वर ओडिशा में ये समारोह आयोजित किया गया था। तो गोवा की साध्वी सतीश सैल इसकी विजेता बनी है। राजनंदिनी पवार महाराष्ट्र की ये फर्स्ट रनरअप रही हैं। सेकेंड रनरअप रही हैं श्री अद्वैता। दोस्तों, साध्वी सतीश सैल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पर गए थे 19 अप्रैल को। तो वो भारत के पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। श्रीलंका की यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमारा दिसानायके उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। इसरो के द्वारा किस वर्ष G20 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2027 में। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख में। तो दोस्तों, लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क स्थापित किया गया है। पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है शैल चित्र। तो शैल चित्रों के संरक्षण के लिए लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क स्थापित किया गया है और ये लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हजारों साल पुराने जो शैल चित्र हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और यह पार्क सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ली जे म्यूंग किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग, वो 19 से 21 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात की है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन सभी से मुलाकात की है। इस यात्रा के दौरान साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी ने शिप बिल्डिंग, ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। अगला क्वेश्चन है, 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सैफ अली वर्मा। तो दोस्तों, सैफ अली वर्मा ने 22 साल की उम्र में 100 T20I मैच खेल लिए हैं। इस प्रकार से वो 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन टर्नस किस कंपनी के नए CEO बने हैं? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो दोस्तों, एप्पल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? जॉन टर्नस बने हैं। अभी तक एप्पल कंपनी के जो CEO थे वो थे टिम कुक। तो वो 15 साल बाद अपना पद छोड़ेंगे 1 सितंबर 2026 को और 1 सितंबर 2026 से एप्पल कंपनी के जो CEO होंगे वो होंगे जॉन टर्नस। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इरोरो तांसी, बोरिम किम और सारा फिंच, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। हालांकि 6 महिलाओं को प्रदान किया गया है। यहाँ ऑप्शन में 3 ही महिला हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किसको किसको ये पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है और इस बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी विजेता हैं वो सारी महिलाएं हैं। तो इस पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी विजेता महिलाएं हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा हास गोल्डमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2024 में यह पुरस्कार भारत के आलोक शुक्ला को भी मिला था। 2026 में इरोरो तांसी, ये नाइजीरिया की, वोरिम किम,
ये दक्षिण कोरिया की, सारा फिंच ये यूके की, और थियोनिला रोका मैटवॉब ये पापुआ न्यू गिनी की, अलाना अकाक हरली अमेरिका की, और यूबेलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया की। तो इन सभी को 2026 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2026 की ऑफिशियल थीम क्या है? आंसर हो जाएगा अवर पावर अवर प्लेनेट। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 की इसकी थीम याद रखिएगा, अवर पावर अवर प्लेनेट। और 1970 को पहली बार यह दिवस अमेरिका में आयोजित किया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। तो दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन 20 अप्रैल 2026 को मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। शुरुआत इसकी सन 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाना। तो 2026 के विजेता कौन कौन है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज हैं, ये टेनिस से रिलेटेड हैं, स्पेन के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सवालेंका हैं, ये टेनिस की हैं, बेलारूस की हैं। टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मेन को दिया गया है, फुटबॉल से संबंधित ये क्लब है और ये फ्रांस का है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी नॉमिनेट किया गया था, हालांकि भारतीय टीम ने इसको जीता नहीं है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैंडो नॉरिस और जिदी यू बनी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कोमनेसी को दिया गया है और स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया है टॉनी क्रूज को। भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे दिया गया है? तो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले फरवरी में, यानी 2026 की फरवरी में, तो उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है और गुजरात के छारी ढांड को रामसर साइट घोषित किया गया था। जो छारी ढांड है ये कच्छ में स्थित है। दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित टोबैको एंड वेप्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना। तो दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया है, जिसका उद्देश्य है धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना, यानी स्मोक फ्री जनरेशन बनाना। तो इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों को जीवन भर कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू प्रोडक्ट नहीं मिल सकेंगे, यानी कि वो तंबाकू प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। और ये कानून 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। हर साल तंबाकू खरीदने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 1 साल बढ़ती जाएगी। इस बिल के तहत ई सिगरेट और जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं उनको नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरुण्याक घोष भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी हैं अरुण्याक घोष, तो वो हाल ही में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और दोस्तों, अरुण्याक घोष पश्चिम बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, एन भास्कर राव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा इसका, उन्होंने बीजेपी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, जो एन भास्कर राव हैं इनका 22 अप्रैल 2026 को निधन हुआ है। ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है वॉकिंग विद डेस्टिनी। तो ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा एन भास्कर राव के बारे में। भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? तो ये 1 मई 2026 से लागू होंगे। तो भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है और ये नियम 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इस नियम के तहत क्या होगा
कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। सट्टेबाजी जुआ वाले गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाइना के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किन 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। तो दोस्तों, चाइना का एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसके अगला क्वेश्चन है, चाइना के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किन 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है? तो मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को चुना गया है। तो चाइना का एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसके आने वाले मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है। अब ये चाइना में जाकर के प्रशिक्षण लेंगे और आने वाले समय में इन्हें मतलब अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा भी जा सकता है, क्योंकि इन्हें रिजर्व में रखा गया है। तो भेजा भी जा सकता है और नहीं भी भेजा जा सकता है। अगर ये इस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाते हैं तो ये पहले ऐसे विदेशी होंगे जो इस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे और अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। किस देश ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो दोस्तों, फिनलैंड ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है जिसका नाम है ओनकालो। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का कचरा होगा उसको दबा करके रखा जाएगा। तो 400 से 450 मीटर की गहराई पर इसको रखा जाएगा। ठीक है, और यह जो परमाणु कचरा होगा इसको तांबे के कनस्तरों में रखा जाएगा और इसे मिट्टी से ढका भी जाएगा। तो यहाँ पर इस कचरे को 1 लाख वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। तो इन्हें हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के द्वारा इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी उन्हें एक सम्मान दिया गया है। इससे पहले भारत के जनरल बीके सिंह, जनरल विक्रम सिंह को भी ये सम्मान मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि मुद्दा किन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है? तो यूएनएससी और यूएनजीए में पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया है। दोस्तों, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया हुआ है और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि भारत ये प्रतिबंध हटा दे, जिससे इस संधि के तहत जो पाकिस्तान की तरफ पानी आ रहा था वो आसानी से आ सके। क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था उसको रोका गया है, जिससे वहाँ की खेती और वहाँ के उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने यूएनएससी और यूएनजीए से ये कहा है कि इस संधि को पूरी तरह से लागू किया जाए। ठीक है, बात करते हैं सिंधु जल संधि की। तो 19 सितंबर 1960 को इस पर सिग्नेचर हुए थे कराची पाकिस्तान में, और इस पर सिग्नेचर भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने किए थे। तो इसके अंतर्गत 6 नदियां हैं। 6 नदियों पर ये संधि है, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों का पानी भारत उपयोग करता है। सिंधु, झेलम और चिनाब इनका उपयोग पाकिस्तान करता है, लेकिन इनके पानी का उपयोग भारत भी करता है। और यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है दोस्तों किगाली, रवांडा में। तो आईसीसी ने रवांडा के किगाली में 18 अप्रैल को पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी का शुभारंभ किया है, और इसमें रवांडा की टीम शामिल होगी, इटली, नेपाल, अमेरिका और वानुअतु देश की टीम शामिल होगी। महिला क्रिकेट टीम शामिल होगी, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है एसोसिएट देशों की महिला टीमों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी अवसर पैदा करना। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को कब लागू किया गया है? तो इसको दोस्तों 16 अप्रैल 2026 को लागू किया गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है, इसको 2026 में लागू किया गया है, यानी 3 साल बाद लागू किया गया है। और इसी में संशोधन करने के लिए अभी संविधान संशोधन बिल भी लाया गया था, हालांकि वो तो पास नहीं हो सका है संसद में,
लेकिन जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है ये संसद में 2023 में पास हो गया था और इसको अभी 16 अप्रैल 2026 को लागू भी किया गया है। इस अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी बोला जाता है। तो 16 अप्रैल 2026 को देर रात इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और जो राज्य की विधानसभाएं होंगी वहां पर भी इसको लागू करने की बात कही गई थी। और दोस्तों ये 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आधिकारिक तौर पर कानून तो बन गया था, लेकिन इसको सरकार ने नोटिफाइड नहीं किया था, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। अभी इसको 16 अप्रैल को नोटिफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व लीवर दिवस 2026 19 अप्रैल को मनाया गया है। 2026 की थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वो वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक और कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। तो उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये भारत के कृषि क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने दोस्तों 1947 में एक संविधान संशोधन किया था और उसमें ये कहा था कि जापान जो घातक हथियार हैं उनका निर्यात नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जापान ने खुद को एक शांतिवादी राष्ट्र घोषित किया था और ये कहा था कि घातक हथियारों का वो निर्यात नहीं करेगा। लेकिन अब जापान ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है और 21 अप्रैल 2026 को जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर जो बैन लगा था उसको हटा दिया है। यानी अब जापान लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत जैसे घातक हथियार हैं वो अन्य देशों को बेचेगा। तो अभी 17 देशों को ये अपने हथियार बेचेगा, फिर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट और भी बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश त्रिवेदी किस देश में भारत के नए हाई कमिश्नर बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? वो बने हैं दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी की बात करें तो वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लीडर हैं। अब वो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बने हैं। उन्होंने प्रणय वर्मा का स्थान लिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 26 मार्च 1971। ढाका में इसकी राजधानी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं। तारिक रहमान यहाँ के PM है और टका यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। तो तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना और हानिकारक सामग्री से बच्चों की रक्षा करना। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अब एज वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थे इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप लूसेंट के कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। लूसेंट का कोर्स आपको मिल जाएगा, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अप्रैल 600 और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ये कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएंगे, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा, तो आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। आज आपके लिए क्वेश्चन है जॉन टर्नर्स किस कंपनी के नए CEO बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट पास वाला ऑप्शन ऐप पर मिलेगा जहां पर आपको सभी प्रकार के
टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें।